दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक मतलब राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में, अर्थात जो मेजर ट्राइब्स है हमारे राजस्थान की उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जनजाति की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है। अर्थात जो हमारे जयपुर वाले क्षेत्र के आसपास जो मीणा पाए जाते हैं तो जनजाति के रूप में सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें राजस्थान की तो ये हमारी भील है। और तीसरी जनजाति की बात करें तो ये हमारी गरासिया है। गरासिया हमारे सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। फिर बात करें हमारी जनजाति की तो इस जो हमारा लेसन है, लेसन के अंदर हम कंजर, कथोड़ी, डामोर, सांसी, सहरिया, गरासिया, भील और मीणा इन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हमारी आती है कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति। कंजर की बात करें, कंजर शब्द कानन चार से बना है। किससे बना है? कानन चार। कानन चार मतलब जंगल में रहने वाला। कानन मतलब जंगल और चार मतलब विचरण करने वाला, अर्थात जंगल में रहने वाला, जंगल में विचरण करने वाला कौन? कंजर जनजाति। कहाँ पाई जाती? हमारे हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति पाई जाती है। अब बात करें एक अधिनियम की। एक अधिनियम आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। इसके तहत कंजर जनजाति को आपराधिक जनजाति माना जाता है। कंजर जनजाति को क्या माना जाता है? आपराधिक जनजाति माना जाता है। किसके तहत? हमारे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत। अर्थात ये जनजाति क्या करती? अपराध करके अपना जीवन यापन करती है। अब 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार राजस्थान में कंजर जनजाति की जनसंख्या 53,818 है। कितनी? 53,818 हमारी कंजर जनजाति की जनसंख्या है। और ये जनसंख्या क्या है? राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां, बांसवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने ये कंजर जनजाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब बात करते हैं हमारे कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसका थोड़ा एक ब्रीफ सिनेरियो हमारे इस मैप के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसे जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? मीणा जनजाति पाई जाती है। सांसी जनजाति हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारी भरतपुर में और अजमेर में पाई जाती है। कंजर जनजाति की बात करें तो ये हमारे बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ यहाँ पे कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर बात करें सहरिया की तो सहरिया जनजाति हमारे बारां की एक तो किशनगंज तहसील और एक हमारी शाहबाद तहसील, इन दो तहसीलों में पाई जाती है। और आपको पता है सहरिया जनजाति क्या है? हमारे पीवीटीजी समूह के अंदर भी शामिल है। फिर भील जनजाति की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगली जनजाति हमारी डामोर जनजाति है। तो डामोर जनजाति हमारे जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है सिमलवाड़ा। कौन सी? सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर कथोड़ी जनजाति की मूल रूप से कहाँ थे? महाराष्ट्र के थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। फिर गरासिया जनजाति की बात करें तो हमारे पाली, सिरोही, उदयपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर बात करें सिरोही में आबू, सिरोही में हमारे पिंडवाड़ा, पाली में बाली नामक जगह और उदयपुर में गोविंदा नाम का क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो हमारे राजस्थान की जनजाति है तो इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कंजर जाति के बारे में ही बात कर रहे थे। तो कंजर जाति क्या है? आपराधिक जाति है। तो कंजर जाति अपराध करने से पहले अपने देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। इसी बात को क्या बोलते हैं? पाती मांगना, अर्थात अपना हक मांगते हैं। तो कंजर जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपराध करने से पहले देवताओं के से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। अब देवताओं की बात करें तो कंजर जनजाति के मुख्य देवता कौन है? जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी। कौन कौन है इनके मुख्य देवता? जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी इनके मुख्य देवता है। जोगणिया माता की बात करें तो जोगणिया माता का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जोगणिया माता कंजर जाति की कुल देवी भी है। तो कंजर जनजाति इसकी कुल देवी कौन है? जोगणिया माता। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चौथ माता है, तो चौथ माता का मंदिर हमारे जो चौथ का बरवाड़ा है सवाईमाधोपुर में, वहाँ पे चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा जो सवाईमाधोपुर में, वहाँ पे। रक्तदंजी माता का मंदिर हमारे संतूर में है। संतूर कहाँ पड़ता है? हमारे बूंदी में पड़ता है। अब बात करें कंजर जनजाति की, तो जब कंजर जनजाति घर बनाते हैं तो घरों के पीछे की तरफ एक खिड़की बनाते हैं। ये क्या है? घरों की तरफ पीछे की तरफ खिड़की बनाते हैं ताकि जब आगे से पुलिस आए पकड़ने के लिए
तो पीछे से वो खिड़की का प्रयोग करके वो भाग सके, क्योंकि आपराधिक जनजाति है तो इनका दिमाग तो वैसे भी पकड़ना भागना इनमें लगा रहता है। जब ये पकड़े जाते हैं तो कोई भी यदि इनको हाकम राजा का प्याला पिला दिए देता है, इसको हाकम राजा का प्याला पिला देता है, तो हाकम राजा का प्याला पिलाने के बाद उनसे कुछ भी पूछा जाता है तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो उनके लिए खासियत है, हाकम राजा के प्याले को पवित्र मानते हैं, तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर जनजाति कभी भी झूठ नहीं बोलती है। कंजर जनजाति के लोग क्या करते हैं, मोर का मांस खाते हैं। क्या करते हैं, मोर का मांस खाते हैं। अब उनके मुखिया की बात करें तो कंजर जनजाति के मुखिया क्या बोलते हैं, पटेल कहते हैं। जो कंजर जनजाति है इसका मुखिया है तो मुखिया क्या बोलते हैं, पटेल कहते हैं। फिर कंजर जनजाति डांस भी अच्छा करती है और उनके डांस का नाम हमारे चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। कौन कौन से, चक्री नृत्य, धाकड़। चक्री की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में चक्री नृत्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, और इस हाड़ौती क्षेत्र में जो कंजर लड़कियां हैं जो चक्री नृत्य बहुत सुंदर करती हैं। फिर एक नृत्य आता है धाकड़, तो ये भी हमारे कंजर जनजाति का ही नृत्य है। कौन सा, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। अब बात करें कंजर जनजाति की तो इनके यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र भी अच्छे बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक, मंजीरा, खसुनी, खूसनी। खूसनी की बात करें तो जो कंजर महिलाएं होती है जनजाति की, वो अपने कमर में एक वस्त्र पहनती है जिसे खूसनी कहते हैं। कंजर महिलाएं हैं वो अपनी कमर में एक वस्त्र पहनती है जिसे क्या बोलते हैं, खूसनी कहते हैं। और कंजर जनजाति के व्यक्ति मरने के बाद उसके शव को दफनाते हैं, जलाते नहीं। तो कंजर जनजाति के लोग क्या करते हैं, मरने के बाद उनके शव को दफनाते हैं, न कि जलाते हैं। अगली जनजाति आती है हमारी कौन सी, कथोड़ी जनजाति। हमने कंजर जनजाति के बारे में पढ़ा, अब बात करेंगे हम किसके, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो मूल रूप से कहाँ की थी, महाराष्ट्र। हमारी कथोड़ी जनजाति कहाँ की थी, मूल रूप से महाराष्ट्र की थी। कथोड़ी जनजाति के लोग खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते थे। क्या करते थे, खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते थे, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहते थे। क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र इनका उदयपुर था। कथोड़ी क्या है, एक संकटग्रस्त जनजाति है, अर्थात इसके केवल 40 परिवार ही बचे हैं। अब मनरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर राज्य सरकार कथोड़ी जाति को अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार भी देती है, अर्थात उन्हें नियम से 100 दिन का रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही साथ 100 दिन का अतिरिक्त रूप से रोजगार दिया जाता है। अब कथोड़ी की बात करें तो एक कत्था बनाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये दूध नहीं पीते। क्या करते हैं, कथोड़ी जाति के लोग दूध नहीं पीते। अब महाराष्ट्र से आए हैं तो इनका जीवन तो आप समझ ही सकते हैं, शराब पीने वाला। तो कथोड़ी जनजाति के लोग क्या, शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं, शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं, ये भी पुरुषों के साथ शराब बैठकर पीती है। अब वो महाराष्ट्र मुंबई वाला कल्चर जिसमें क्या महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलते हैं, तो हमारी कथोड़ी जो जनजाति है इसे महिलाएं और पुरुष दोनों साथ बैठकर शराब पीती है। कथोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। क्या करते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। जैसे हमने कंजर महिलाएं देखी थी, तो कंजर महिलाओं की बात करें तो वो हमारे मोर का मांस खाती थी, तो ये हमारे क्या, बंदर का मांस खाते हैं हमारे कथोड़ी जनजाति के लोग। अब कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की बात करें तो ये महिलाएं गरीब होती है, इसलिए क्या होती है, ये गहने नहीं पहनती है। महिलाएं क्या, गहने नहीं पहनती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रृंगार नहीं करती है। श्रृंगार के रूप में वो क्या करती है, अपने शरीर पर गोदने गुदवाती है। गोदने तो आप समझते हैं, ये तो अजीब लगता है गोदना गुदवाना, लेकिन अगर यदि हम इसको कहें टैटू बनवाना, तो टैटू बनवाना तो एक फैशन का कल्चर माना जाता है। हमारे कथोड़ी जनजाति की महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, महाराष्ट्र से आई है, तो सीधी बात है कि पीछे कैसे रह सकती है, तो वो टैटू बनवाती है। टैटू मतलब गोदना गुदवाना। तो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं, ये झोपड़ी में रहते हैं और उनकी झोपड़ी क्या बोलते हैं, खोलरा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की झोपड़ियाँ हैं कथोड़ी जनजाति की, तो उनको क्या बोलते हैं, खोलरा कहा जाता है। ये हमारे कथोड़ी जनजाति के घर है। तो फिर इनके मुखिया की बात करें तो कथोड़ी जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं, नायक कहते हैं। ठीक है, अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनता है एक दिन का, तो उसमें नायक नहीं खलनायकों में, तो नायक कहते हैं उनके मुखिया को। मुख्य देवताओं की बात करें, कथोड़ी जनजाति के लोग अपने किन देवताओं की पूजा करते हैं, ये हमारे एक तो डूंगर देव, गामदेव, वाददेव, कौन कौन से, वाददेव, भारी माता और कंसारी माता। तो ये हमारे उनके जो लोक देवता लोक देवियाँ हैं वो है।
तीसरी जनजाति आती है हमारी डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति आती? डामोर जनजाति। राजस्थान में डामोर जनजाति की बात करें तो इसका इतिहास क्या है? राजस्थान में डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों से। अब बात करें जितने भी डामोर है हमारे राजस्थान के अंदर, तो इसकी जनजाति का लगभग 98% डामोर जनजाति हमारे गुजरात से लगी सीमा में ही रहती है, अर्थात राजस्थान के अंदर नहीं है। वो जितनी सीमा हमारे गुजरात से लगी हुई है राजस्थान की, उस सीमा में ही रहती है। खास देखिए तो हमारी जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है डूंगरपुर की, वहाँ पे ये जो हमारी डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में डामोर जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 91,500। तो इसकी जनसंख्या थोड़ी ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारे डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर उदयपुर। डूंगरपुर की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति डूंगरपुर में। जो जनसंख्या की बात करें तो 56,400। तो राजस्थान की कुल डामोर जनसंख्या का लगभग 61% कहाँ है? हमारे केवल डूंगरपुर में। फिर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा की बात करें तो डूंगरपुर जिले के बाद राजस्थान में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक डामोर जनसंख्या कहाँ है? बांसवाड़ा में। और ये जनजाति का कितना? 22.56% जनसंख्या हमारे कहाँ है? बांसवाड़ा। फिर आती है हमारे उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो बांसवाड़ा जिले के बाद राजस्थान में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या डामोर जनजाति कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान की कुल डामोर जनजाति का लगभग 13.99% कहाँ रहता है? हमारे उदयपुर। हम देख सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, 3 जिलों के अंदर हमारी जनसंख्या पाई जाती है। अभी एक मैप है आपके सामने जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके मुख्य देवता और देवियों के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति के देवताओं की बात करें तो इनके देवता हमारे भूरिया देव या भूरिया बाबा। फिर आती है हमारी सांसी जनजाति। तो सांसी जनजाति की बात करें तो सांसी जनजाति के जो लोक देवता या लोक देवी की बात करें तो ये हमारी कौन सी है? सिकोदरी माता। कौन सी? सिकोदरी माता। फिर आती है हमारी कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति में हमारी जोगनिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी, ये हमारे क्या है? उसके लोक देवता। किसके लोक देवता लोक देवी है? किसके? कंजर जनजाति। फिर हमारे शहरी जनजाति। तो शहरी जनजाति की हमें ज्ञात नहीं है। भील जनजाति के भी ज्ञात नहीं है, डामोर जनजाति के भी ज्ञात नहीं है, लेकिन गरासिया के हैं हमारे कोडिया माता, भेरू जी और तेजा जी। कौन कौन? कोडिया माता, कौन कौन से? कोडिया माता, भेरू जी और तेजा जी, इनके लोक देवता लोक देवी हैं। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो डूंगरदेव, गामदेव, वाददेव, भारी माता और कंसारी माता, ये हमारे कथोड़ी जनजाति की लोक देवी लोक देवी हैं। अब डूंगरपुर के अंदर जो हमारी सिमलवाड़ा पंचायत समिति है डूंगरपुर की, तो उसकी बात करें तो राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति रहती है। इसलिए सिमलवाड़ा पंचायत समिति को डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। डामोर जनजाति की बात करें तो ये वनों पर आश्रित नहीं है, अर्थात ये वनों से अपना जीवन यापन नहीं करती, बल्कि क्या करती है? खेती या पशुपालन करती है। ये वनों पर अपना जीवन यापन नहीं करती है, बल्कि क्या करती है? पशुपालन और खेती करती है। डामोर जनजाति की भाषा पर क्या गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। डामोर जनजाति में पुरुष भी क्या करते हैं? महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, और ये क्या करते हैं? बहु विवाह करते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा विवाह करते हैं पुरुष। अब उनकी कुछ प्रथाओं के बारे में बात करें। एक प्रथा होती है दापा प्रथा, जिसे क्या कहते हैं? वधु मूल्य भी कहते हैं। मतलब डामोर जनजाति में शादी के दौरान दुल्हन को मूल्य देकर चुकाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। अर्थात जिस लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है तो वो लड़का या उस लड़की का परिवार वाले उस लड़की के परिवार वालों को कुछ राशि अदा करते हैं, मूल्य चुकाते हैं, फिर उस लड़की से शादी करते हैं। अर्थात इसे दहेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें पैसा लड़के वाला लड़की वालों को देता है। फिर एक प्रथा है चाड़िया। तो डामोर जनजाति में होली के दिन एक कार्यक्रम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चाड़िया। अब डामोर जनजाति में मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी कहते हैं। डामोर जनजाति मुखिया को मुखी कहते हैं। फिर मेलों की बात करें तो डामोर जनजाति कौन कौन से मेले हैं? एक छेला बाबूजी का मेला है, ये पंचमहल गुजरात में भरता है। और एक ग्यारस की रेवड़ी का मेला है, ये हमारे डूंगरपुर जिले में भरता है। यहाँ डूंगरपुर जिले में भरता है हमारे ग्यारस की रेवड़ी का मेला। अब बात करें मैप के अंदर, हम देखते हैं कौन सी जनजाति का कौन सा मुखिया है। मीणा जनजाति के मुखिया को मुखिया कहते हैं।
सांसी जनजाति में मुखिया कहते हैं। लेकिन कंजा जाति का मुखिया जनजाति में मुखिया होता है, उसको पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। भील जनजाति में मुखिया को गमेती, डामोर जनजाति में मुखिया मुखी, कथोड़ी जनजाति में नायक और गरासी जनजाति में क्या बोलते हैं? सहलोत या पालवी कहते हैं। तो इस तरह हमने सभी जनजातियों के मुखियाओं के नाम देख लिए, किस जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं। अगली जनजाति आती है हमारी कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति की बात करें तो ये मुख्य रूप से भरतपुर अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। सांसी जाति की बात करें तो इसके दो वर्ग है, एक तो हमारे बीजा और एक माला। अर्थात सांसी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजा और माला। सबसे पहले हमने कंजर जनजाति की बात की थी, जो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद क्या है, जो झूठ नहीं बोलते। उसी तरह ये हमारी सांसी जनजाति है। ये भाकर बाबूजी की कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते। भाकर बाबूजी की कसम खाते समय क्या करते हैं? सांसी जनजाति के लोग एक हाथ में तो कुल्हाड़ी लेते हैं, दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी बात कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, झूठ नहीं कहते। अब सांसी जनजाति के लोग क्या है? सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। किसकी? सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। और सांसी जनजाति में क्या है? विधवा विवाह नहीं किया जाता। एक कुकड़ी रस्म होती है सांसी जनजाति में, अर्थात ये महिलाओं की रस्म है, अर्थात ये महिलाओं की अग्नि परीक्षा जैसी रस्म है, जिसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। आगे बात करें हम सहरिया जनजाति की, राजस्थान की सहरिया जनजाति की बात करें तो मुख्य क्षेत्र कहाँ हमारा? बारां जिले के अंदर राजस्थान में किशनगंज तहसील और शाहबाद तहसील, ये दो तहसील हैं। यहाँ पर हमारी सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सहरिया में शहर शब्द आता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल, अर्थात जंगल में रहने वाले। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आज भी आदिम है। आदिम मतलब पुराने तरीके से जीती है। मनरेगा के अंतर्गत सहरिया जनजाति के लोगों को भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। सहरिया जनजाति की बात करें तो यहाँ पे पंचायतें 3 स्तरों पे होती है, अर्थात एक तो हमारे 5 गांवों की पंचायत होती है जिसे पंचताई कहते हैं, एक 11 गांवों की पंचायत जिसे एक दसिया कहते हैं, 84 पंचायत मतलब सारे सहरिया गाँव होते हैं, अर्थात 84 गाँवों की पंचायत को क्या बोलते हैं? 84। तो इस तरह हम देख सकते हैं कितने तरह की पंचायत है। पंचताई में 5 गाँव, एक दसिया में 11 और 84 मतलब जितने भी सहरिया है उनके गांव, अर्थात 84 गाँव की बात करते हैं। सहरिया जनजाति की बात करें तो उनके लोगों को 84 पंचायत क्या है? वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में होती है। जो हमारे प्रतापगढ़ और जो झालावाड़, उन दोनों के बीच में जो सीताबाड़ी या फिर जो हमारे सीता माता अभ्यारण्य है उसमें वाल्मीकि मंदिर है, तो वहाँ पे इसकी पंचायत होती है। वाल्मीकि मंदिर राजस्थान के 12 जिले की सीताबाड़ी में। सहरिया जाति के लोग वाल्मीकि जी को क्या मानते हैं? अपना आदि पुरुष मानते हैं। अब इनकी कुल देवी की बात करें तो सहरिया जाति की कुल देवी है कोड़िया माता। कौन है? कोड़िया माता इनकी कुल देवी है। सहरिया जनजाति के लोग तेजा जी और भैरू जी की पूजा भी करते हैं। कोड़िया माता, तेजा जी और भैरू जी, इनकी पूजा कौन करते हैं? सहरिया जाति के लोग। सहरिया जनजाति के लोग के वर्षा ऋतु में आला और लहंगी इस तरह के गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में कैसे गीत गाते हैं? आला और लहंगी, इस प्रकार के गीत गाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग क्या दीपावली पर हीड नामक गीत भी गाते हैं। एक तरह का गीत होता है हीड, वो गाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग होली के त्यौहार पर क्या लठमार होली खेलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होली खेली जाती है, उसमें एक आती है लठमार होली, तो ये हमारे सहरिया जनजाति के लोग खेलते हैं। फिर बात करें सहरिया जनजाति की तो सहरिया जनजाति के लोग क्या मकर संक्रांति पर क्या करते हैं? लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी के जो डंडे होते हैं उनसे पीट पीट कर खेलते हैं, क्या? लेंगी खेल। अब सहरिया जनजाति के मुखिया क्या बोलते हैं? उसके मुखिया को कोतवाल कहते हैं। सहरोल की बात करें, सहरिया जनजाति में गाँव को सहरोल, और बस्ती की बात करें तो बस्ती को क्या बोलते हैं? सहराना कहते हैं। तो मुखिया को तुम कोतवाल कहते हैं, मुखिया क्या बोलते हैं? कोतवाल कहते हैं। जो गाँव होता है उसको सहरोल कहते हैं, और जो बस्ती होती है उसको क्या बोलते हैं? सहराना कहते हैं। तो आप इसे याद रखना। फिर आगे बात करें, सहरिया जनजाति में जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उनको बंगला, हथाई या ढालिया कहते हैं। तो सामुदायिक केंद्र होते हैं जहाँ सारे सामूहिक समारोह किए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह, पंचायत। तो इस तरह के जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, उनको बंगला या हथाई या ढालिया कहते हैं। सहरिया जनजाति में पेड़ों पर जो घर बनाए जाते हैं उसे गोपना या गोपा या कोरुआ कहते हैं। तो क्या करते हैं? घरों पर
पेड़ों पर घर बना लेते हैं, उन घरों को क्या बोलते हैं, गोपना कहते हैं, टोपा कहते हैं या कोरबा कहते हैं। शहरी जनजाति में क्या महिलाएं गोदना गुदवाती है अर्थात टैटू बनवाती हैं, लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवाते हैं। ठीक है, तो खैरवा जनजाति थी उसी तरह महिलाएं तो गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं गुदवाते। शहरी जनजाति में महिलाएं क्या है, घर में तो घूंघट रखती हैं लेकिन घर के बाहर घूंघट नहीं रखती। अब आप तो समझते हो घर में तो क्या बड़े बूढ़े रहते हैं तो उनके लिए घूंघट करना पड़ता है, लेकिन जब महिलाएं बाहर जाती है तो काम करना पड़ता है, तो घूंघट में उनको कैसे काम करेंगी। शहरी जनजाति की एक अच्छी बात है, यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं होती है। क्या दहेज प्रथा नहीं है, अर्थात महिलाएं या लड़कियों की शादी पर कोई दहेज नहीं दिया जाता है। शहरी जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता, अर्थात जो पुरुष अलग रह के नृत्य करते हैं, महिलाएं अलग रह के नृत्य करती है। शहरी जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता, अर्थात जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध इसके जनजाति में नहीं किया जाता। शहरी जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, श्राद्ध नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, धारी संस्कार किया जाता है। अब शहरी जनजाति के आभूषणों की बात करें तो पुरुष कैसे आभूषण पहनते हैं, महिलाएं कैसे पहनती है, तो उसकी बात करें तो पुरुषों के आभूषण की बात करें तो शहरी जनजाति के पुरुष अंगरखी, सलूका, घुटनों तक धोती, पंछा, कुर्ता, कमीज, साफा, खपटा, कंधे पर तौलिया, कानों में बालियां, गले में ताबीज, चेन, हाथों की कलाई में कड़े, इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। वैसे महिलाओं की बात करें तो शहरी जनजाति की महिलाएं क्या है, साड़ी, लुगड़ा, कब्जा, कब्जे को क्या बोलते हैं, सलूका, घाघरा, विवाहित महिलाएं रेजा वस्त्र पहनती है, माथे पर रकड़ी जिसको बोर भी कहते हैं, बोलड़ा, गुट्टी जेला, नाक में लौंग पहनती है, कानों में झीला जिसको कर्णफूल भी कहते हैं, गले में खुंगाड़ी, मूंगों का हार, कुडला, हाथों में चूड़िया या मंगली, हथेली के पीछे हथफूल, पाँवों का कड़ा, नेवरिया, तोड़ा, पाँव की अंगुली में बिछिया या गारिया ये पहनती है। लेकिन क्या है, जो विधवा स्त्री होती है हमारे शहरी जनजाति के अंदर, वो बिधिया नहीं पहनती या बिछिया होती है ना, वो नहीं पहनती। तो हमने ये देख लिया। अब छठी जनजाति आती है हमारी गरासी जनजाति। गरासी जनजाति की बात करें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सिरोही जिले के अंदर आबू क्षेत्र में, हमारे सिरोही जिले में पिंडवाड़ा क्षेत्र में, पाली में बाली वाला क्षेत्र में, और उदयपुर में गोगुंदा वाले क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी, गरासिया जनजाति। गरासिया में एक शब्द आता है गरास, गरास का अर्थ होता है टुकड़ा, क्या टुकड़ा कहते हैं। और गरासी जनजाति की बात करें तो इसमें क्या टुकड़े रहते हैं, अर्थात संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। कहते हैं शादी के बाद तो घर के टुकड़े हो गए, तो टुकड़े हो गए इसका मतलब कि यहाँ कोई संयुक्त परिवार की मान्यता ही नहीं है। अब गरासी जनजाति में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। कैसी होती है, 3 स्तर की पंचायतें होती है। जैसे एक तो हमारी मोटी न्यात होती है, एक नैनकी न्यात और एक निचली न्यात। ये तो राजस्थानी जैसे शब्द है, पर मोटी न्यात है तो मोटी पंचायत होगी, बड़ी पंचायत, ऊंची पंचायत। फिर नैन की मतलब ये होता है ना कि ये कैसी लड़की, ये तो हमारी नैन की लड़की है, नैन की मतलब बिचली लड़की है, बीच वाली लड़की है, तो मध्यम पंचायत बीच वाली, और निचली न्यात तो निचली न्यात तो निचली रहेगी। तो 3 तरह की पंचायत व्यवस्था है, मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। अब बात करें जो मोटी न्यात है उसके सदस्य को बाबोर हैया कहते हैं। तो हमारी जो मोटी न्यात है तो मोटी न्यात के सदस्य को क्या बोलते हैं, बाबोर हैया। नैनकी न्यात है इसके सदस्य को माढेरिया कहते हैं। अब बात करें जो नक्की झील है, जो हमारी माउंट आबू पर है, 35 मीटर गहरी, ठीक है, तो ये माउंट आबू पे नक्की झील है। तो गरासी जनजाति के द्वारा क्या होता है, उस झील को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, जो ये अपनी अस्थियां क्या करते हैं, अपनी अस्थियों को विसर्जन नक्की झील में जाके करते हैं। नक्की झील राजस्थान में सिरोही जिले में माउंट आबू पे है। गरासी जनजाति के लोग क्या मोर और सफ़ेद पशु क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, मोर को खाते तो बहुत दूर की बात है, इसको पवित्र, जो हमारे सफ़ेद पशु होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अब बात करें गरासी जनजाति के मेलों की, तो एक कोटेश्वर मेला पड़ता है अंबाजी गुजरात में, वहाँ जाते ही चित्र विचित्र मेला हमारा दिलवाड़ा सिरोही में पड़ता है। एक गणगौर मेला होता है, ये सियावा सिरोही में पड़ता है, तो यहाँ पे ये जाते हैं। फिर हमारे जो गणगौर मेला है, तो गणगौर मेले में गरासी जनजाति के लोग क्या है, प्रेम विवाह अधिक करते हैं। तो हमारे जो गणगौर मेले में जाते हैं लड़के लड़कियां, जिसको जो पसंद आता है वो उसके साथ शादी कर लेते हैं।
घर वालों को भी इससे कोई खास एतराज़ नहीं होता। अब बात करते हैं विवाह की। गरासी जनजाति में बहुत प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। जैसे एक विवाह होता है हमारा मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया में क्या होता है, विशेष प्रकार का विवाह होता है जिसमें क्या करते हैं, हिंदुओं की तरह फेरे लेते हैं। एक विवाह का प्रकार कौन सा है, मोरबंदिया। तो मोरबंदिया में क्या करते हैं, हिंदुओं की तरह फेरे लिए जाते हैं। एक विवाह होता है ताड़ना। ताड़ना में क्या होता है, इस विवाह में न तो फेरे लिए जाते हैं न ही सगाई की जाती है। इस विवाह में क्या होता है, न तो फेरे लेते हैं न ही सगाई की जाती है, बल्कि इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कन्या मूल्य चुकाकर या वैवाहिक भेंट के रूप में दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को क्या है, कन्या मूल्य या वैवाहिक भेंट दे दी जाती है और उसके बदले में क्या किया जाता है, वधु को ले आया जाता है। ये विवाह कैसा होता है, ताड़ना। तो इसमें क्या है, न तो फेरे होते हैं न ही कोई सगाई होती है। एक होती है पहरावना। तो इस प्रकार के विवाह में क्या नाम मात्र के फेरे होते हैं, अर्थात इस प्रकार के विवाह में क्या है, ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मण कोई फेरे नहीं कराता, ऐसे टेम्परेरी फेरे कर लेते हैं। फिर एक विवाह होता है मेलबो। कौन सा, मेलबो विवाह। मेलबो में क्या करते हैं, इस प्रकार के विवाह में खर्च से बचा जाता है। क्या करते हैं, खर्च से बचने के लिए दुल्हन को क्या है, दूल्हे के घर पे छोड़ देते हैं कि भैया मान लिया हम तो हो गई शादी, तुम ले जाओ। तो इस तरह क्या करते हैं, दुल्हन को दूल्हे के घर पे छोड़ दिया जाता है, किस वजह से, खर्च से बचने के लिए। तो इसको कहते हैं मेलबो। फिर खेवणो, जिसको नाता प्रथा भी कहते हैं। तो इस प्रकार के विवाह में जो विवाहित महिला है किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ठीक है। और इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है वैसे। तो हमारे खेवणो या नाता प्रथा में क्या होता है, एक महिला जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको छोड़ के वो जिसके साथ रहना चाहती है उसके साथ जाके रह लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, खेवणो या नाता कहते थे। अगला है सेवा। तो यह क्या, घर जमाई की प्रथा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें महिलाएं कहीं नहीं जाती, इसमें जो पुरुष होता है वही महिला के घर आके रहने लग जाता है, ठीक है। तो यह प्रथा काफ़ी जगह देखने को मिलती है, जिसमें पुरुष क्या करता है, खर्चे से बचने के लिए अपने जो ससुराल है वहीं जाके रहने लग जाता है। तो वैसे इसको कुछ भी कहो, तो ससुराल वाले जब सेवा करते हैं तो इसको सेवा प्रथा ही कहते हैं। फिर आती है, दो शब्द आते हैं, भील गरासिया और गमिति गरासिया। दो शब्द कौन से आते हैं, भील गरासिया और गमिति गरासिया। जो गरासिया पुरुष क्या करता है, भील महिला से शादी करता है। ये समझिएगा, जो गरासिया पुरुष है भील महिला से शादी करेगा, तो विवाह के बाद जब एक परिवार बनेगा तो उस परिवार को भील गरासिया कहेंगे। क्या कहेंगे, भील गरासिया कहेंगे, क्योंकि भील महिला है और पुरुष क्या है, गरासिया। फिर गमेती गरासिया की बात करें, जब गरासिया तो महिला है और भील पुरुष है, ठीक है, तो उससे विवाह करता है, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, गमेती गरासिया। अब गरासिया के मुखिया को क्या कहेंगे, गरासिया के मुखिया को हम कहते हैं सहलोत या पालवी। तो हमारे गरासिया है तो गरासिया के मुखिया क्या बोलते हैं, सहलोत या पालवी। अब इनकी एक सहकारी समिति की बात करें तो गरासिया जनजाति में सहकारी समिति को क्या बोलते हैं, हेलरू कहते हैं। इनके स्मारक है तो इनके स्मारक को या छतरी होती है उसको हूरे कहते हैं। क्या कहते हैं, हूरे कहते हैं। बरामदे की बात करें तो गरासी जनजाति में बरामदे को ओसरा कहते हैं। और अनाज भंडारण की बात करें तो गरासी जनजाति में अनाज भंडारण जिस जगह पे किया जाता है उसे सोहरी कहते हैं। जहाँ पर साल भर का अनाज भंडारित करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोहरी कहते हैं। फिर आता है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति की बात करते हैं, मुख्य रूप से उदयपुर में पाई जाती है। और भील जनजाति क्या राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। भील राजस्थान की क्या दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। भील क्या है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। भील शब्द की बात करते हैं, ये शब्द क्या है, व्हील शब्द से बना है जिसका मतलब होता है तीर कमान। भील शब्द क्या है, व्हील शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, भीलों को वनपुत्र कहा है। और विलियम रोने ने अपनी किताब वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इसमें भीलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, मारवाड़ से। कहाँ से मानी भीलों की उत्पत्ति, मारवाड़ से मानी है। विलियम रोने की बात करें तो विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल है। और विलियम रोने क्या था, एक लेखक था जिसकी पुस्तक थी वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब भीलों की बात करें तो इनके घरों को क्या बोलते हैं, टापरा या कू कहते हैं। भीलों के घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टापरा या कू कहते हैं। मोहल्ले की बात करें तो भील जनजाति में मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फला। कहाँ जा रहा है, हमें उस फला मोहल्ले में जाना है तो फला कहते हैं उनको, कहते हैं ना फला फला आदमी से, तो फला मीन्स उनका मोहल्ला। गांव की बात करें तो भील जनजाति में गांव को पाल कहते हैं।
ठीक है, कौन सी पाल से आ रहे हो? ये हमारे इस पाल से। भील जनजाति में गांव के जो प्रमुख होते हैं उनको पाल भी कहते हैं, क्योंकि पाल गांव है तो पाल भी उनका हेड है। मुखिया की बात करें तो भील जनजाति में मुखिया को गमेती कहते हैं। कुल देवता की बात करें तो उनके कुल देवता कौन है? टोटम। अब टोटम तो आप समझते होंगे टोटम क्या होता है। टोटम क्या होता है कि जैसे कोई जनजाति है, अब जनजाति में क्या है, एक प्रतीक चिन्ह बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? एक प्रतीक चिन्ह बना लिया जाता है। ये लकड़ी का भी हो सकता है, किसी वृक्ष को बनाया जा सकता है, किसी पत्थर का भी बनाया जा सकता है। जब उसकी पूजा की जाती है तो उस परिवार के लोग क्या उसकी पूजा करने लगते हैं, तो वह उस परिवार के लिए क्या टोटम या आदि पुरुष या फिर उनका देवता बन जाता है। उसके हो सकता है उसके जस्ट पास वाले परिवार के द्वारा दूसरे देवता है उसकी पूजा की जाती है। तो टोटम क्या होते हैं? एक तरह के देवता के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो जैसे आपके सामने एक टोटम का चित्र बनाया है तो टोटम है, तो टोटम किसी वास्तविक देवता का नाम नहीं होता, ये एक तरह देवताओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं। भील जनजाति में बातें करें तो पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। भील जनजाति में पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ही विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वनपुत्र कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। भील जनजाति में पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जो फेरे किए जाते हैं उसे हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। जब फेरे किसके को साक्षी मान के कर रहे हैं हम? पेड़ पौधों को, तो विवाह क्या होगा? हाथी वेंडो। भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति में विवाह की देवी को हम क्या कहते हैं? भराड़ी माता। कई जनजातियों में कई SC ST समाज में जब शादी की जाती है तो शादी से पहले हम किसकी पूजा करते हैं? भराड़ी माता की। तो ये भीलों की विवाह की देवी है। भील जनजाति में दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। यदि वह नहीं आता उसको तो शादी कैंसिल, पोपटलाल की तरह शादी कैंसिल कर दी जाती है अगर उसको भराड़ी। तो ये भी हो सकता है कि पोपटलाल की शादी इसी वजह से नहीं हो रही हो क्योंकि उसको भराड़ी माता का चित्र नहीं बनाना आता हो। अब भील जनजाति की बात करें तो इसमें बाल विवाह नहीं किया जाता, ये अच्छी बात है इसमें। फिर वधु मूल्य की बात करें तो भील जनजाति में विवाह के दौरान किए जाने वाले वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? दापा कहते हैं। तलाक की बात करें तो भील जनजाति में तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो उसकी चुनरी या फिर जो उसकी जो साड़ी होती है उसको छोटा सा हिस्सा फाड़ के दे दिया जाता है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हो गया तलाक। फिर होता है झगड़ा। अब झगड़ा तो हो गई, क्यों? क्योंकि भील जनजाति में यदि कोई महिला अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है तो झगड़ा तो हो गई, लेकिन क्या है वो व्यक्ति अपने पूर्व पति को क्या है पैसे दे देता है और झगड़े को समाप्त कर देता है। ये एक तरह का झगड़ा होता है, तो ये भी एक तरह का तलाक है, रजामंदी है। अब बिना पैसे लिए तो झगड़ा हो गई, पैसे लेने के बाद झगड़ा समाप्त। भील जनजाति में होता है। एक रक्त मूल्य होता है। भील जनजाति में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के हाथों तो उसके शव को क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, मौताना या फिर रक्त मूल्य क्या है कि जैसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा क्या है भील किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली हो या कैसे भी मृत्यु हो जाती है, तो ये जिस पंचायत का है तो उस पंचायत में उसके शव को रख लिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक ये पुरुष इसके परिवार वालों को वो राशि नहीं दे देता जिसके, तो राशि यदि उसके परिवार वालों को दे देता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त मूल्य कहते हैं। तभी ये सब को उठाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रक्त मूल्य कहते हैं। और वैसे ये अब प्रतिबंधित है, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले होता था। फिर रणघोष की बात करें, भील जनजाति जब लड़ाई करती थी तो रणघोष करती थी और फायरे फायरे बोलती थी। यदि कोई भील व्यक्ति किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता था तो उसे पाखरिया कहते थे। पहले ऐसा होता था कि जैसे जो जनजातियां थी ये अंग्रेजों को, जो सैनिक होते थे इनको क्या अपना दुश्मन मानती थी और प्रतीक मानती थी कि यदि हम उनको मार देते हैं, उनको हरा देते हैं तो विजय का प्रतीक मानती थी। तो इसीलिए क्या है कि जब कोई घुड़सवार सैनिक आता था तो उसको मार देती थी, तो उसे क्या कहते थे? उस आदमी को पाखरिया कहते थे। भील जनजाति के द्वारा क्या स्थानांतरित कृषि करते हैं, और भील जनजाति के स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? वालरा कहते हैं। अब वालरा तो पता ही है आपको, वालरा क्या होती है? एक तरह की स्थानांतरित कृषि है। इसके अंदर जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्तन और दहन। पहले कर्तन और फिर दहन। कृषि भी कहते हैं क्योंकि पहले जंगल को काटा जाता है
फिर उसको जलाया जाता है। तो इस तरह से इसको कर्तन और दहन जनजाति कृषि कहते हैं। भील जनजाति में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वालरा कहते हैं। तो ये वैसे अब प्रतिबंधित है, इस तरह नहीं कर सकते आप। भील जनजाति के द्वारा जब पहाड़ी भाग में स्थानांतरित कृषि कहते हैं तो इसे चिमाता कहते हैं। उसी तरह जब समतल मैदान में खेती करेंगे स्थानांतरित कृषि तो इसे क्या बोलते हैं? दजिया कहते हैं। भील जनजाति में जब सामूहिक कृषि की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हेल्मो कहा जाता है। भील जनजाति के लोग जब सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? हेल्मो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हेल्मो कहा जाता है। अब बात करें जो हमारे मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है, तो प्रतीक चिन्ह में क्या? भील एक व्यक्ति ये दिखाया गया है। तो आप ये याद रखना, तो मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भील चित्र दिखाया गया है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये भील पुरुष है तो उसको दिखाया गया है। और जो लाइन है उसमें लाइन भी आप पढ़ सकते, क्या लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है वही असली राजपूत है। तो मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें बताया गया है। तो राज तिलक की बात करें तो राज तिलक भी एक भील के द्वारा ही किया जाता है। किनका? जो हमारे मेवाड़ के महाराणा है उनका। अब बात करें मेलों की, तो भील जनजाति के कौन कौन से मेले हैं तो उसकी बात करते हैं। भीलों के कौन कौन से मेले हैं? पहला हमारा मेला आता है बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर में राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे एक शिवलिंग है, जो कैसा शिवलिंग है? खंडित शिवलिंग। एक मेला हमारा घोटिया अम्बा मेला, ये हमारे बांसवाड़ा राजस्थान में, जहाँ पे कुंती और 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं। कुंती और 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। वेशभूषा की बात करें तो भील जनजाति के द्वारा कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है? जैसे हमारा ढेपाड़ा, खोएतु, ढेपाड़ा है, खोएतु है, पिरिया है, हमारी सिंदूरी, कौन कौन सी? सिंदूरी है, परिजनी है, कछाबू है। तो इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। भील जनजाति के पुरुषों को तंग धोती होती है, उसे डेपाड़ा या डेपाड़ा कहते हैं। भील जनजाति में पुरुषों की सामान्य धोती होती है, उसे क्या बोलते हैं? खोइतु कहते हैं। भील जनजाति में जो दुल्हन की पीले रंग की साड़ी होती है इसे प्रिया कहते हैं। उसी तरह लाल रंग की साड़ी होती है इसे क्या बोलते हैं? सिंदूरी कहते हैं। भील जनजाति में महिलाओं के द्वारा पैरों में पहनी जाने वाले पीतल के कड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिजनी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिजनी कहते हैं। देख सकते हैं कछाबू। तो कछाबू क्या है? भील जनजाति में महिलाओं के द्वारा आभूषण पहना जाता है, उसे घाघरा या लहंगा होता है, उसे कछाबू कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कछाबू है। मैं आपको जूम करके कछाबू को दिखा देता हूँ। एक भील महिला है, तो ये धोती होती है एक तरह की, कछाबू है। और इनके द्वारा जो पैरों में आभूषण पहना जाता है वो कौन सा है? परिजनी है। तो ये परिजनी भी आप देख सकते हैं, भील महिला के द्वारा पहना गया एक आभूषण है। अगली जनजाति हमारी कौन सी आती है? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है हमारी? मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति देखते हैं। मीणा जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारे जयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। जयपुर राजस्थान में पाई जाती है। मीणा जनजाति के 2 वर्ग हैं, एक तो हमारे जमींदार मीणा है और एक चौकीदार मीणा है। अब मुख्य देवता की बात करें तो मीणा जनजाति के मुख्य देवता हमारे भूरिया बाबा है। मोरनी मारना की बात करें तो मोरनी मारना मीणा जनजाति में विवाह की एक रस्म है। अब मीणा जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी हमारी? मीणा जनजाति है। तो इस तरह हमने कुछ बातें देख ली है। और इसके बारे में बहुत सारे हमारे जो आरएस के सिलेबस में, जैसे हमारे एक मेंस का एक सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो समाजशास्त्र का टॉपिक है उसमें भी हम जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो जनजाति को बहुत सारी जगह पढ़ा जाता है हमारे द्वारा। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है इनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।